हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। माँ सरस्वती को वंदन और आप सभी का अभिनंदन। जैसा कि साथियों आपको थंबनेल के ऊपर प्रतीत हो रहा है, आज की क्लास, आज का सेशन आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और ताबड़तोड़ रहने वाला है। देखिए, राजस्थान लाइब्रेरियन 2022 में जो भर्ती आ रखी है, अपने आप के अंदर बहुत बड़ी भर्ती है। हालांकि आप लोगों को लगने में लग रहा है कि लगभग समथिंग 500 पद है, लेकिन बहुत बड़ी भर्ती क्यों है? क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ही कम है, बहुत ही कम कंपटीशन है। लगभग 60-70 हज़ार फॉर्म भरे गए हैं और इस कम कंपटीशन के अंदर आप लोगों का जो सपना है, आपके माता पिता का जो सपना है, निश्चित रूप से पूर्ण होगा। आपकी तैयारी, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी अच्छी है। उसके साथ साथ में आप एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हो कि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपकी जो सफलता में चार चांद निश्चित रूप से लगेंगे। साथियों, आज इस क्लास के बारे में अपन बात करेंगे। राजस्थान लाइब्रेरियन भर्ती से संबंधित जो सिलेबस है, उस सिलेबस का पूरा मैं आपको निचोड़ बताऊंगा। कहां से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, किस प्रकार का पैटर्न फॉलो होगा, अधीनस्थ बोर्ड साइकोलॉजी से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न देते हैं, संपूर्ण जानकारी के बारे में मैं आप लोगों के साथ में पूरी की पूरी जानकारी साझा करूंगा। एक बार इस सेशन को मन से, तल्लीनता से, मनोयोगपूर्ण इसको फैला दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि अंतिम छोर पर बैठे हुए छात्र के पास में एक क्लास चली जाए, उसका भविष्य, उसका सपना भी पूरा हो जाए, उसके माता पिता का सपना भी पूरा हो जाए और आपके ऊपर, आपके मित्रों के ऊपर जो बेरोजगारी रूपी कलंक लगा हुआ है, वो कलंक मिट जाए। निश्चित रूप से मेरे को पूर्ण विश्वास है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आपने शेयर कर दिया है। बिना कोई भूमिका बांधे सीधे अपन बात करते हैं सिलेबस की। जैसा कि मित्रों, राजस्थान लाइब्रेरियन 2022 भर्ती के लिए एक अपना सिलेबस के अंदर टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, ऑनलाइन स्कूल एप्लीकेशन के ऊपर मैंने आज ही एक क्लास डाली थी और इस पहली क्लास के अंदर आपका शानदार रेस्पॉन्स आया। लगभग 2-2.5 घंटे के अंदर 1500-2000 व्यूज आ गए, शानदार रेस्पॉन्स आया। लेकिन छात्रों के एक ही कमेंट बार बार आ रहे थे कि सर क्या पढ़े, क्या छोड़ें, क्या पढ़े, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। क्योंकि मित्रों, आप भली भांति जानते हैं, बड़ी विडंबना की बात है, बड़ी अतिशयोक्ति की बात है कि बोर्ड ने केवल 2 शब्द लिख दिए, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान लिख करके छोड़ दिया है। अब बच्चों के मन में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, जिज्ञासा है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। क्योंकि पिछली 2-3 भर्तियां, अगर अपन बात करें कंप्यूटर अनुदेशक की, बात करें प्रयोगशाला सहायक की, तो साइकोलॉजी वाला पोर्शन था, लेकिन कंप्यूटर अनुदेशक में 3-4 सवाल आए थे, प्रयोगशाला सहायक में बिल्कुल भी क्वेश्चन भी नहीं आए थे। तो छात्रों के मन के अंदर एक द्वंद्व पाल रखा है कि कितना पढ़े, क्या नहीं पढ़े। तो मित्रों, इसी संपूर्ण जानकारी को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सीधे बात करते हैं सिलेबस की। शिक्षा मनोविज्ञान की एक क्लास मैंने डाल दी है। इस क्लास के अंदर मैंने पूरी शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान से संबंधित इसकी प्रकृति, इसकी आधारशिला मैंने आप लोगों के सामने रखी है। इस एक क्लास के अंदर आपका खासा है जो बेस है, जो तैयार हो जाएगा। अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान आपके सिलेबस के अंदर केवल और केवल शिक्षा मनोविज्ञान लिखा हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान लिखने के बाद में एक भी यूनिट नहीं लिखी है कि कौन सी अधिगम की यूनिट है, बाल विकास की यूनिट है, संप्रेषण की यूनिट है, समायोजन की है, बुद्धि की है। अब देखिए, कई गाइडों के अंदर, मार्केट के अंदर मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, आपके कमेंट भी आए। साथ साथ में कई यूट्यूब चैनल पर भी ऐसे बड़े बड़े शिक्षक अपने आप को जो मानते हैं, उन्होंने भी सिलेबस डाला है। लेकिन मैं आपके सामने कोई विस्तृत सिलेबस लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि जब बोर्ड ने भी सिलेबस नहीं डाला है तो अपने पास में कौन सा अधिकार है कि अपने साइकोलॉजी का सिलेबस मैं आप लोगों के सामने रख सकता हूँ। लेकिन ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव, मेरा पिछला जो अनुभव है, काफी सालों से जो मैं पढ़ा रहा हूं, किस प्रकार से साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, उस अनुभव के आधार पर, हमारी पूरी कोर टीम के अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों के सामने सिलेबस लाया हूं। इस सिलेबस से आपके बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको लगने लगेगा कि साइकोलॉजी बहुत ही ईजी है, अपन कर सकते हैं। और वैसे साइकोलॉजी पढ़ने में बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही मजेदार पाठ्यक्रम है। बिल्कुल भी इसको लेकर आपको तनाव नहीं लेना है, घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी बिंदास होकर पढ़ना है। क्योंकि ये एक अप्लाइड प्रश्न आएंगे, यहाँ से एक भी प्रश्न रटने वाला नहीं आएगा, अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान में पहला क्वेश्चन आता है शिक्षा शास्त्र से, यानी कि कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी टॉपिक था। शिक्षा शास्त्र की बात करें, शिक्षा शास्त्र क्या होता है, तो ध्यान रखना मेरे साथियों, शिक्षा शास्त्र को ही शिक्षा विज्ञान कहते हैं, इसी को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं।
सभी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान की कोई भी बात करें, तो एक टीचिंग मेथड, पढ़ाने के तरीके की बात की जाती है इसके अंदर। जैसे कि आप भी लाइब्रेरियन साइंस के टीचर बनने जा रहे हैं, एक बार आपको मैं भावी सरकारी लाइब्रेरियन बनने की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे को विश्वास है कि आप सभी का सिलेक्शन होगा, तो आपको तो पूर्ण विश्वास है ही है। और 100% मैं वादे के साथ मैं कहता हूं कि आप कंटिन्यू रूप से मनोयोग पूर्ण जुड़े रहे, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि आपके हाथ के अंदर ज्वाइनिंग लेटर होंगे। क्योंकि ऑनलाइन स्कूल इंडिया जो आपके प्रति पूर्ण समर्पित है, जैसे कि सुमेर सर अपने आप के अंदर एक, अपन राजस्थान ही नहीं संपूर्ण उत्तर भारत की बात करें तो एक अपने आप में ग्रेट पर्सनैलिटी है, क्योंकि वो खुद सिलेक्टेड है और सिलेक्टेड पर्सन ही बता सकता है कि किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जा सकता है। ऐसे नहीं कि हर किसी, देखिए एक गाइडेंस, एक सफल होने के लिए गाइडेंस, सही मित्र, सही मार्गदर्शन का होना भी बहुत ही जरूरी है। तो सेकंड पेपर तो आपके अच्छा है ही है, साथ साथ में साइकोलॉजी और जीके के कंटेंट भी हम आपको समय समय पे देते रहेंगे। तो शिक्षा शास्त्र, अब आप लाइब्रेरियन टीचर बनेंगे तो आपके पास में बच्चे आएंगे, तो बच्चों को किस प्रकार से आपकी ओर आकर्षित करना है, बुक्स की ओर आकर्षित करना है, किस प्रकार से आपका बिहेवियर होगा, किस प्रकार से बच्चों को टैकल करना है, शिक्षा शास्त्र के अंदर आता है। बिल्कुल भी आपको कोई भी टॉपिक बिल्कुल भी रटना नहीं है, क्योंकि अप्लाइड प्रश्न आएंगे। मान लीजिए कि एक प्रश्न आ गया कि आप बच्चा जो बालक है जो बार बार पुस्तक के लिए कह रहा है, आप उसको पुस्तक देने के लिए मना करोगे या क्या करोगे? बच्चे ने पुस्तक फाड़ दी है तो उसको आप डांटोगे या फिर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से समझाओगे? ऐसे प्रश्न आएंगे। पिछले पेपर आप देख लीजिए, बिल्कुल भी घबराना आपको नहीं है, बहुत इजी वे से साइकोलॉजी में से क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद में अपन बात करें सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, मैंने आपको बता ही दिया। फिर अगला टॉपिक रहता है आपका अधिगम। अधिगम की बात करें तो भाई साहब लर्निंग का मतलब होता है सीखना। अब बालक किस प्रकार से सीखता है, बालक लाइब्रेरी के अंदर किस प्रकार से किताब लेकर पढ़ने की कोशिश करेगा, रुचि उत्पन्न करेगा, उसके अंदर एक रुचि उत्पन्न करना, अभिप्रेरणा उत्पन्न करना एक शिक्षक का कार्य होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो आप इजी वे से सही कर लोगे। अधिगम के सिद्धांत, अधिगम क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अधिगम केवल और केवल अधिगम में आप याद रखना, क्या रखना है आप, ये मैंने पहली क्लास में बता दिया। ए से हो जाएगा अभ्यास, ए से हो जाएगा अनुभव, पी से हो जाएगा प्रशिक्षण। पहली क्लास के अंदर कम से कम मैंने 20-30 ट्रिक बताई है और 1 घंटे की क्लास के अंदर मैंने संपूर्ण निचोड़ दे दिया है। वो क्लास आप जरूर देखना, उस क्लास से आपकी भूमिका तैयार हो जाएगी, आपकी नींव मजबूत हो जाएगी। तो आपने सुना ही होगा कि नींव मजबूत होती है ना, तो मकान भी क्या होता है, मजबूत ही होगा। उसके बाद में अभिप्रेरणा की बात करें तो वही है रुचि उत्पन्न करना। अभिप्रेरणा होगी तो बच्चा क्या है, प्रभावशील होगा तो पढ़ने में उसकी रुचि बढ़ेगी तो बच्चा आगे बढ़ेगा। इजी वे से इसके इर्द गिर्द प्रश्न घूमेंगे, 1-2 परिभाषा आएगी, वो भी मैंने पहली क्लास में 3-4 परिभाषा भी आपके साथ में डिस्कस किया था। फिर बात करें व्यक्तित्व की या फिर संप्रेषण की। अब देखिए, आप लाइब्रेरियन टीचर बन के स्कूल में चले गए, आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है? आपका व्यक्तित्व डरावना है तो बच्चा पहले ही देख के आपको भाग जाएगा। अगर आपके पास में कितनी ही अच्छी पुस्तकें क्यों नहीं हो, बच्चा लाइब्रेरी के अंदर भी नहीं होगा, अंदर भी नहीं आएगा। तो व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न आएंगे कि आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का होना चाहिए, बच्चे के साथ में आप किस प्रकार का व्यवहार करोगे, बहुत इजी प्रश्न आएंगे। फिर है संप्रेषण, यहाँ से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें ना, इसके ऊपर आप 7 स्टार लगा लीजिए। यहाँ से अगर साइकोलॉजी का प्रश्न आएगा तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा, आपके अंदर संप्रेषण क्षमता किस प्रकार की है। अब देखिए, बच्चे ने आपके पास में आके पूछा कि भाई वो बुक है क्या, गुरुजी वो बुक है क्या, बच्चा आपसे उम्मीद लेके आएगा। अब मान लीजिए आपके पास वो बुक नहीं है, तो आप बच्चे को क्या उत्तर दोगे? आप उसको ये बोलोगे भाग जा मेरे पास बुक नहीं है, तो बच्चा जिंदगी में आपके पास कभी नहीं आएगा। आपके पास क्या, वो बच्चा स्कूल में भी नहीं आएगा। तो आपके अंदर संप्रेषण क्षमता किस प्रकार की है। और एक बात और बता दूं, साइकोलॉजी नहीं, चाहे जियोग्राफी की हो, फिर या हिस्ट्री की हो या लाइब्रेरी की, आजकल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रश्न केवल और केवल आपके भावात्मक विकास के आते हैं, आपकी समझ आधारित आते हैं, फैक्ट नहीं आते हैं कि उसकी स्थापना कब हुई थी, क्या हुआ था। इस प्रकार से प्रश्न हर सब्जेक्ट में आते हैं। तो लाइब्रेरियन में साइकोलॉजी सब्जेक्ट तो बहुत ही ईजी वे में आप कर लोगे। और एक बात मैं आपको साथ में बता देता हूँ, और अब देखिए मुद्दे की बात कहता हूँ कि कई गाइडों के अंदर पूरा सिलेबस डाल दिया, जो 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड के अंदर भी नहीं आता, वो लाइब्रेरियन साइंस में साइकोलॉजी टॉपिक के अंदर डाल दिया। इतना आपको डीपली नहीं जाना, क्योंकि मेरे साथियों
कंप्यूटर अनुदेशिक में 3-4 सवाल आए, प्रयोगशाला में एक भी सवाल नहीं आया, प्रयोगशाला सहायक में हो सकता है 5, 10, 15, 20 इसमें सवाल आ जाए, लेकिन इसको आपको बहुत कम टाइम देना, क्योंकि टाइम का विशेष ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि इस शिक्षा मनोविज्ञान के चक्कर में आप लाइब्रेरी साइंस को छोड़ दो या फिर जीको को छोड़ दो। हाँ, अगर ये बात है कि पिछली बार आपके 1-2 नंबर से आप रह गए हैं, तो इस बार साइकोलॉजी को मजबूत कर लेना, आप अच्छी रैंक से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें संप्रेषण, ये 7 स्टार लगा लीजिए। उसके बाद में चिंतन और तर्क, वर्तमान परिप्रेक्ष्य से आधुनिक युग की बात करें तो संप्रेषण के बाद में अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो है चिंतन और तर्क, यानी किस प्रकार से चिंतन और तर्क करना चाहिए शिक्षक को बालक के सामने। तो ये टॉपिक, ये लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित भी सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। चिंतन का कौन सा स्तर किसने दिया था, हंट ने कौन सा दिया था, इस प्रकार से सीधे सीधे प्रश्न मैं आप लोगों के सामने डाल दूंगा पीडीएफ में भी, और कोशिश भी करूंगा कुछ क्लासें लाने की भी इजी वे में हो जाएगा, घबराना मत बिल्कुल भी। अब फिर आता है सृजनशीलता का। अब देखिए सृजनशीलता की बात करें तो वही है कि बालक में सृजनशीलता के गुण कितने पाए जाते हैं, टीचर में कितने हैं, टीचर सृजनशील है या नहीं है, बालक है या नहीं है, सृजनशीलता के अंदर कौन सा चिंतन पाया जाता है, अपसारी पाया जाता है, अभिसारी पाया जाता है, बुद्धि के अंदर कौन सा पाया जाता है, प्रतिभाशाली बालक के अंदर कौन सा पाया जाता है। इजी वे से अप्लाइड क्वेश्चन है भाई, अमूर्त बुद्धि वाले बालक के अंदर कौन सा चिंतन पाया जाता है, तो इजी वे में हो जाएगा, कोई भी घबराना नहीं है, चिंता मत करना। फिर यहाँ से आता है समायोजन से, तो प्रश्न आएगा ही आएगा। समायोजन से कैसा प्रश्न आएगा मैंने पहले ही बता दिया। आप सरकारी लाइब्रेरियन टीचर बनेंगे, स्कूल में आप जाएंगे, बच्चा आपके पास में आया कि मेरे को 2 किताब लेनी है, आपका रूल है लाइब्रेरियन का कि हम तो एक ही किताब देंगे। तो मान लीजिए बच्चे ने एक समय में एक किताब ये मांगी और दूसरी किताब ये मांगी है। अब आपके सामने भी द्वंद्व आ गया है और बच्चे के सामने भी द्वंद्व आ गया कि कौन सी बुक देनी है। तो अब आपको देखना है कि बच्चे की ज़्यादा रुचि किस पुस्तक के अंदर है। मान लीजिए बच्चे ज़्यादा पुस्तकें कम है, क्योंकि कई संशय हो सकती है, तो आपको उस समय अपने विवेक का काम में लेना है कि कौन सी बुक देनी है, कौन सी बुक नहीं देनी है। तो एक द्वंद्व है, जिसे तनाव है, दबाव है, कुंठा है, भग्नाशा है, विस्थापन है, प्रत्यक्षीकरण है, प्रक्षेपण है, क्षतिपूर्ति है। ये संयोजन वाला टॉपिक आपको देखना है। देखिए लगभग मैंने 10 टॉपिक में, ऐसा तो नहीं है कि यहीं से आएंगे, लेकिन इसके इर्द गिर्द प्रश्न घूमेंगे, जिससे कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए आकलन भी है, मापन और मूल्यांकन। इन तीनों में से अगर मेरे को बोला कि किसको पढ़ा जाए, तो आपको ध्यान रखना, अगर मेरी राय मानो तो मूल्यांकन से आजकल प्रश्न ज़्यादा आते हैं। मापन मूल्यांकन का एक पार्ट है। मान लीजिए ये बाप है, इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, तो आकलन होगा, मापन होगा, इसका सम्मिलित रूप से मूल्यांकन वाला आप टॉपिक पढ़ लेंगे तो मापन और आकलन तो ऑटोमेटिक हो गया। घबराना बिल्कुल मत, टेंशन मत लेना, तनाव मत लेना, सिलेक्शन 100% होगा। क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति की संगति में रहने से भी अगर व्यक्ति के अंदर अच्छे लक्षण आते हैं, तो आप तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हैं, अच्छे शिक्षकों की टीम के साथ में जुड़े हैं, सिलेक्शन श्योर है। लेकिन मनोयोग और तल्लीनता से आपको पूर्ण रूप से पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए आगे एक और विशेष बात आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूँ। ये देखिए 31 जुलाई, आने वाली 31 जुलाई आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग, जो लाइब्रेरियन की तैयारी करें ना, उनके लिए मैं कह सकता हूँ एक सपनों को पूर्ण करने में 4 चांद लगाने के अंदर महत्वपूर्ण साबित होगी। ऑनलाइन स्कूल इंडिया एप्लीकेशन, जो कि ये शख्सियत सुमेर सर से आप भली बात वाकिफ है। मैं राजस्थान में, देखिए ये प्रशंसा को मैं मेरे मुंह से नहीं कर रहा हूँ कि ये हमारी टीम के मजबूत सशक्त सदस्य है, लेकिन ये स्टूडेंट की ही फीडबैक है कि पूरे राजस्थान नहीं उत्तर भारत के अंदर अगर एक सिलेक्शन मशीन के रूप में जाने जाते हैं लाइब्रेरियन साइंस के अंदर, तो सुमेर सर का नाम पहली प्राथमिकता के तौर पर आता है। क्योंकि इनका खुद का सिलेक्शन सर्वोच्च रैंक के साथ में हो चुका है। अब इनका सिलेक्शन हुआ है तो इनको पता है कि किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, किस प्रकार से रैंक लाई जाती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। 31 जुलाई तारीख फ्री मेगा टेस्ट। इस मेगा टेस्ट में आप लोगों के लिए क्या होगा, आप लोगों को अपनी तैयारी का पूरा आकलन करने को मिल जाएगा। इस टेस्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न पत्र की प्रकृति के अनुसार पूरा पेपर बनाया गया है। तो ये उस दिन आप टेस्ट देना भूलना मत, और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को भी पहुंचाना, जिससे कि उनका खुद का भी और भी बच्चों का आकलन हो सके। अब देखिए ये जो आपको 100+ टेस्ट सीरीज दिख रही है ना, ये 100+ टेस्ट सीरीज जिसमें 5000 से अधिक प्रश्न है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और ये 5000 से अधिक प्रश्न कहीं से कॉपी पेस्ट किए हुए नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के आप लोगों के सामने रख दिए। एक एक क्वेश्चन के ऊपर कम से कम 1-1 घंटा दिया है। एक एक क्वेश्चन के ऊपर 1-1 घंटा दिया है सर ने। कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर के भी है, कुछ आने वाले भविष्य में जो भी एग्जाम है उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो 100+ टेस्ट सीरीज जिसमें 5000 से अधिक प्रश्न, और 5000 तो प्रश्न है, उसके साथ में 4 ऑप्शन आएंगे तो प्रश्न हो जाएंगे 20000।
फिर आपके बाहर कहाँ से जाएगा, आप खुद देखिए। और इस एप्लीकेशन की फीस की बात करें तो संपूर्ण कोर्स जिसमें देखिए सेकंड पेपर तो पूरा है, साथ साथ में सेकंड पेपर के साथ में फर्स्ट पेपर के भी जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उनका भी आपका फ्री स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, और वो भी केवल 999 रुपये में। कितने रुपए में? 999 रुपये में क्या होता है बताओ? 999 रुपये लेकर निकलता है ना, तो क्या बताऊँ 999 रुपये की। हालांकि भारतीय मुद्रा की मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कीमत नहीं, भारतीय मुद्रा का बहुत महत्व है, लेकिन अगर अपन ढंग का शर्ट लें या ढंग की ड्रेस लें तो मेरे हिसाब से 999 में नहीं आएगी। लेकिन ये 999 रुपये आपको हज़ारों ड्रेस ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? अब सरकारी जवाई बन जाएंगे तो हज़ारों के लाखों ड्रेस लाना, तो चूकना मत। और ये भी ऑफर है पहले 100 विद्यार्थियों के लिए, अभी शुरू किया सर ने, क्योंकि पहले कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी, क्योंकि आर्थिक रूप से कुछ कमज़ोर भी है, तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अधिक जानकारी लेनी है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए। तो साथियों, संपूर्ण सिलेबस के बारे में मैंने आप लोगों के साथ में जानकारी साझा कर दी, और निश्चित रूप से मेरे को पूर्ण भरोसा है कि आपका सिलेक्शन होगा, तो आपको तो पूर्ण भरोसा है ही है। और अब देखिए, सिलेक्शन आपका होगा, सरकारी जवाई आप बनोगे, फायदा आपका होगा, नाम आपका होगा, समाज का होगा, अपने माता पिता का होगा, तहसील का होगा, गाँव का होगा, जिले का होगा, राज्य का होगा, भारत का होगा, साथ साथ में हमारा भी होगा, क्योंकि आप हमारे साथ में जुड़े हुए। तो निश्चित रूप से वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन आपके हाथ के अंदर ज्वाइनिंग लेटर होगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके अंदर इतनी शक्ति है जो दुनिया के किसी इंसान के अंदर नहीं है। केवल और केवल आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, क्योंकि आपने देखा होगा जो अंगूठे का थंबनेल है ना, अंगूठा थंबनेल के अंदर अपन कह सकते हैं कि ये रेखाएं नहीं मिल सकती। हर किसी का थंबनेल अलग अलग हो सकता है, तो हर किसी की शक्ति भी अलग हो सकती है, और आपके अंदर वो शक्ति है जो दुनिया के किसी इंसान के नहीं है। तो उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए अपने को रुकना नहीं है। मित्रों, एक बात और ध्यान रखना, अर्जुन को तो आंख दिख रही थी, लेकिन आज वर्तमान में गलाकाट प्रतिस्पर्धा का युग है, और इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर अपन लोगों को आंख की पूतली दिखनी चाहिए, तभी अपना सिलेक्शन होगा। समझ रहे मेरी बात को? तो द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तुम भी है राणा का वंशज, तुम भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और ये भाला अपने पास में भाला कौन सा है? अपना जो स्टडी मटेरियल है, अपनी कलम की ताकत से, जिस प्रकार से भाला के अंदर ताकत होती है, कलम की ताकत दिखानी है। जय हिंद।